हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपन को पढ़ना है अध्याय नंबर 4। इसका नाम क्या हुआ है? इसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। यहाँ से बेटा विद्युत की कहानी चालू हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला करेंगे, आगे अपन को पढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे अपन आगे? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चुंबक आ जाएगा। आप कहोगे ओरिजिनल चुंबक पढ़ना है? नहीं बेटा, ओरिजिनल जो मैग्नेट की कहानी पढ़ेंगे वो अध्याय नंबर 5 में पढ़ेंगे। अभी तो मैग्नेट बनेगा, वो कैसे बनेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी से बनेगा, यानी विद्युत से बनेगा। जब विद्युत से आप मैग्नेट बना लेंगे, फिर उसके बाद आप ओरिजिनल मैग्नेट को पढ़ेंगे, वो अध्याय नंबर 5 में। अभी अध्याय नंबर कौन सा पढ़ना है? 4। आप कहोगे मूविंग चार्जेस क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बेटा देखिएगा, यहाँ पर हमको अध्याय 1 में चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था। अध्याय 1 में पढ़ाया गया था कि सर जब चार्ज किस कंडीशन में होता है? स्थिर होता है। आवेश कैसा होता है? स्थिर आवेश हो, स्थिर आवेश हो। जैसे यहाँ पर तो वो अपने चारों ओर क्या बना लेता है? तो आप कहोगे सर वो स्थिर आवेश होता था तो अपने चारों ओर क्या बना लेता था? विद्युत क्षेत्र, या इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता था, विद्युत क्षेत्र बना लेता था। लेकिन जब तक वो स्थिर था बेटा तब। लेकिन अगर वो क्या हो जाए? गतिमान आवेश हो जाए, तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तो बनाता ही है, साथ में गति के कारण वो कौन सा क्षेत्र और बना लेता है? चुंबकीय क्षेत्र। आप कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र बना लिया जब उसने, तो बेटा जैसे हमने कहा कि बेटा ये आवेश स्थिर है, आप फटाफट बोल दोगे कि सर स्थिर आवेश केवल क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है। ये नोट बना के हम इसके 4 नोट लिखेंगे बेटा। नोट बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट अध्याय की शुरुआत में ही लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला नोट क्या लिखेंगे कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर, जब आवेश स्टेबल कंडीशन में होता है, स्टेबल चार्ज अपने चारों ओर, अपने अराउंड चारों ओर क्या बनाता है? केवल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र बनाता है। आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र ही बनाता है जब ये स्थिर होता है। ये बात कही है किसने? कूलाम ने। तो लिखेंगे यह कथन कूलाम का है। यह स्टेटमेंट किसका है? साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कूलाम, है ना? तो उन्होंने बताया था। फिर अध्याय 1 के बाद आगे अब अपन अगर बढ़े तो अपन को इस अध्याय नंबर 4 चैप्टर में यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आएंगे। इनका नाम था ऑस्ट्रेट। क्या नाम था बेटा? ऑस्ट्रेट। ऑस्ट्रेट जी बताते हैं कि भैया ये दोनों बातें बताते हैं, मूविंग चार्जेस की बताते हैं और मैग्नेटिज्म की बताते हैं, दोनों बातों का जिक्र करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आवेश क्या हो गया बेटा? गतिमान हो गया। ये आवेश अगर गतिमान हो गया, मान के चलिए ये क्यू आवेश है और एरो लगा इस तरफ, इसका मतलब वो क्या है? गतिमान। तो वो विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही, साथ साथ में क्या और बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब वो किसी वायर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे आपका रैंडमली ऐसे कहीं पर भी अगर आवेश घूम रहा है, गतिमान हो गया, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या और बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर जनरेटेड बाय मूविंग चार्जेस बनेगा। यानी कि मूविंग चार्ज के द्वारा, यानी गतिमान आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। यह कथन किसका है? ऑस्ट्रेट का है। पूछा जाता है गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र तो नहीं, उस पर नहीं। चुंबकीय क्षेत्र उस पर भी नहीं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बिल्कुल इसी पर टिक करेंगे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है अगर आवेश क्या हो जाए? गतिमान। आप कहोगे सर जैसे गति करते करते वो रुक जाए, तो बेटा जैसे ही रुकेगा उसका चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा, केवल कौन सा बचेगा? विद्युत क्षेत्र अकेला बचेगा। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने फिर से बोली? क्या बोली? कि अगर ये गतिमान आवेश है, आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है, मूव हो रहा है, तो अब तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट कर रहा है। लेकिन आपने पूछा हमसे कि सर लेकिन वो गति करते करते रुक जाए, तो सर कौन सा क्षेत्र? फिर रुकने के बाद बेटा उसका चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केवल कौन सा बचेगा? विद्युत क्षेत्र बचेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, बनेगा। तो ये कथन भी ऑस्ट्रेट का था। फिर ऑस्ट्रेट जी आगे एक चीज और बताते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 1820 के समथिंग। एक वैज्ञानिक ऑस्ट्रेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा, यहां पर अब हम बात गतिमान आवेश की और स्थिर आवेश की नहीं करेंगे,
स्थिरावेश की बात हो चुकी है। स्थिरावेश ने क्या उत्पन्न किया? स्थिरावेश ने क्या उत्पन्न किया? देखो बेटा, क्या उत्पन्न किया? आप कहोगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, बिल्कुल। ये बात किसने कही? कूलाम ने। और यहां पर आएगा कौन सा? स्थिरावेश की जगह, ये स्टेबल चार्ज की जगह कौन सा आ जाएगा बेटा? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज में यहां पर लिखेंगे गतिमान आवेश। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा? तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ आप कहोगे सर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये बात किसने कही बेटा? ऑस्ट्रेड ने कही। ऑस्ट्रेड लिखना सीख लीजिएगा। उसके बाद आता है सर स्थिर आवेश हो गया, गतिमान आवेश। अब एक आता है बेटा धारावाही चालक। जैसे ये वायर है और वायर में क्या बह रही है? धारा मतलब करंट, तो इसका नाम हो जाता है धारावाही चालक। क्या हो जाता है? धारावाही चालक। यहां पर करंट कैरियंग कंडक्टर। पूरा नाम क्या होता है? धारावाही का इंग्लिश में नाम क्या बोलते हो? धारा का मतलब होता है करंट, और वाही मतलब होता है कैरियंग यानी ले जाने वाला, और कंडक्टर का मतलब होता है चालक। तो करंट कैरियंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक। कैसे? इसमें धारा या करंट कितना फ्लो कर दो? आई फ्लो कर दो इस वायर में, तो इस वायर का नाम अब वायर नहीं रह गया। कौन सा वायर हो गया? धारावाही चालक। कौन सा चालक है ये कंडक्टर? अब धारावाही चालक या करंट कैरियंग कंडक्टर। तो इसका नाम क्या है बेटा? आई। धारावाही चालक है, धारावाही चालक। तो आप कहोगे सर इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? बेटा धारावाही वायर जैसे ये है, तो ये कोई वायर है धारावाही, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने चारों ओर इधर पूरे में ये अपने चारों ओर, ये पूरे में अपने चारों ओर क्या जनरेट कर लेगा अपने चारों ओर? तो बेटा ये अपने चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। केवल चुंबकीय क्षेत्र केवल, यानी ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ये बात भी किसने कही? ये बात भी कही कौन ने? ऑस्ट्रेड ने। लेकिन ऑस्ट्रेड से ज्यादा ये वर्क किया किसने? वायो और शावार्ट ने मिलकर। तो अपन को तो यहाँ पर ऑस्ट्रेड का ही नाम लिखना है। एक्चुअल में ऑस्ट्रेड थे वो कहाँ के साइंटिस्ट थे? वो डेनमार्क के थे, और उन्होंने 1820 में यही एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने देखा कि किसी वायर में क्या हो रही थी? धारा बह रही थी, या परिपथ जिसमें धारा बह रही, उसके पास किसी मैग्नेटिक कंपास को रखा, चुंबकीय सुई को रखा, तो जैसे ही धारा बह रही तो चुंबकीय सुई खिंच जाती थी, और ऐसे खिंच जाती थी उसकी तरफ क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र से खींच लेता था, और जैसे उसमें धारा नहीं बहाते थे तो वो नीचे चली जाती थी, अर्थात उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। इसकी पुष्टि भी की किसने? डेनमार्क के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? ऑस्ट्रेड। तो ऑस्ट्रेड ने की थी। यहां तक आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चैप्टर का। तो यहाँ ये दो चीजें की जगह आपको केवल ज्यादा फोकस काय पर रखना है? धारावाही चालक। अपन को पूरे अध्याय में यही पढ़ने मिलेगा, धारावाही चालक, करंट कैरियंग कंडक्टर। धारा को इंग्लिश में बोलते हैं करंट, वाही को बोलते हैं कैरियंग, और कंडक्टर को बोलते हैं चालक। तो करंट कैरियंग कंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है कि अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, तो कितना बनाता है? तो ये अपन आगे पढ़ रहे हैं, इसकी कहानी आपको सुना रहे हैं आगे। क्या यहां तक समझ आया? ऐसी बढ़िया सा टेबल बना लेना, या फिर एक काम करिए, इसके तीनों चारों पॉइंट का एक पीडीएफ अभी भेजेंगे हम आपको, तो उसको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा नोट बना के। मतलब वो कुछ इसका पार्ट नहीं होगा, इससे विकल्प बन जाएंगे बेटा। आया समझ में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, तो अपन को इसको लिख लेना है। चलिए अब साफ करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ना है ये अध्याय, रट डालना बेटा ऐसा कि अगर नंबर आए तो आधा नंबर भी कभी कम करने में सामने वाले को सोचना पड़े। इतना पढ़ना इस चैप्टर को, है ना बेटा? अध्याय नंबर 4 बिल्कुल पीएचडी कर डालना। चलिए अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पर चूंकि अपन को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी पड़ेगी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? इसका मात्रक और विमीय सूत्र बताओ। क्वेश्चन क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये पढ़नी है आपको बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, ऐसे क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, क्वेश्चन रहेगा। और इसका मात्रक लिखिए, यानी इसकी यूनिट लिखिए और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों करना है आपको। तो चलिए बेटा इसको बताते हैं। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा था तो लिखा था कि जब एकांक धनावेश को कहां से बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर जितना हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, वो उस बिंदु पर क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहां पर किसको, एकांक धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जबकि यहाँ एकांक धनावेश ना बोल के एकांक उत्तरी ध्रुव बोलेंगे बेटा, क्योंकि चुंबक में तो ध्रुव होते हैं, तो एकांक उत्तरी ध्रुव, जबकि वहां बोला था एकांक धनावेश को, तो यहां लिखेंगे एकांक उत्तरी ध्रुव को। कहां से बेटा, अनंत से, बिल्कुल वही डेफिनेशन है, बस धनावेश की जगह क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से, एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र की जगह क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, वह, लाने में की जगह लिखना लाने पर, वह वहां जितने बल का अनुभव करता है, वह वहां जितने बल, वह मतलब कौन, आप कहोगे उत्तरी ध्रुव, बिल्कुल उत्तरी ध्रुव, वह वहां मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस कर ले होता है, उसे अनुभव करता है, तो वह उस बिंदु पर, तो वह उस बिंदु पर क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो वह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इतना भी लिख देते हैं कभी कभी, या पूरा लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कहलाती है, ये लिख दिया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे अक्षर उसे कैसे दर्शाते थे, आप कहोगे वेक्टर ई से, काय को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे ई की जगह पर क्या आएगा, बी, इसे वेक्टर बी से दर्शाते हैं। और यह एक कैसी राशि है बेटा, सदिश, वेक्टर क्वांटिटी है, और यह एक सदिश राशि है। आप कहोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश थी, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है, और यह एक सदिश राशि है। बनेगा बेटा, चलिएगा फिर से बताओ क्या, एकांक उत्तरी ध्रुव को, देखो बेटा, जैसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन गया, और चुंबकीय क्षेत्र का इतने सारे बिंदु कोई भी ले लो, इधर का ले लो, इधर का ले लो, इधर का, जहां का लेना, तो मैंने इन सब में से ये बिंदु चुना, और मैंने कहा भाई इधर बता दो कितनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो यहां बताओ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। आप कहने लगे सर एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से यहां तक लाएंगे, तो उत्तरी ध्रुव पर यहां पर इस चुंबक के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा, यानी इस तीव्रता के कारण क्या लगेगा, बल। तो यहां तक लाने में हमें उस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तो वो इस बिंदु पर क्या क्या लाएगी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वही तो हमने लिखा है कि एकांक उत्तरी ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर वह जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, या तो आकर्षण का करेगा या प्रतिकर्षण बल का करेगा। बेटा देखो पक्का,
आप यहां लाओगे तो या तो उसका सेम सेम होगा, अगर n इसका भी नॉर्थ पोल और इधर भी नॉर्थ पोल होगा चुंबक का, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि समान ध्रुव में तो प्रतिकर्षण लगता है। तो यहां पर कैसा अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण बल का, या फिर उसको खींच लेगा। अगर ये साउथ होगा तो इस नॉर्थ को क्या कर लेगा, खींच लेगा, तो आकर्षण बल। तो यानी ये कोई ना कोई बल का अनुभव जरूर करेगा यहां आकर। बात समझ रहे कि नहीं? तो यहां आकर वो कोई ना कोई बल का अनुभव जरूर करेगा। तो वह जितने बल का अनुभव करेगा वो इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। इसे काय से दर्शाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आज के बाद, वेक्टर v से। और यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसके मात्रक को, है ना। चलिएगा साफ करते हैं। आप इस सब की पीडीएफ भेज देंगे हम शानदार। पिछली क्लास में इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ डाली थी, एक क्वेश्चन को छोड़कर, जिसमें वोल्टमीटर विभवमापी से कम श्रेष्ठ था, विभवमापी ज्यादा था, वो वाला नहीं डाला था, बस इंग्लिश में, हिंदी में तो डाला था। चलिए साफ करते हैं बेटा इसे। अब आता है सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। तो यहां पर लिखते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है हमें। अब ये इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन में कि मात्रक और बताओ। कि एक चीज हमें ये बताओ, या तो मैं, मेरे पास एक उपाय है कि मैं इसका मात्रक आपको डायरेक्ट रटवा दूं कि भैया ये है मात्रक, याद कर लेना, और ये हो जाएगा बहुत घटिया काम। तो सबसे शानदार ये है कि मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको मात्रक आया कहां से वो बताऊं। क्या होता है बेटा, जैसे जब शुरू में एक आवेश रहा था और ये आवेश जब किसी वायर में गया या कहीं पर भी जाए, तो ये आवेश था शुरू में, और ये आवेश गतिमान होने वाला था, तो इसने v वेग से गतिमान हो रहा था। ये आवेश कितने वेग से, कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा था, v वेलोसिटी से, यानी v वेग से गतिमान हो रहा था। और बेटा ये एक चुंबकीय क्षेत्र में पहुंच गया, एक चुंबकीय क्षेत्र, वो आप कहोगे वहां पर तीव्रता कितनी थी, वेक्टर v थी, उस चुंबकीय क्षेत्र में चला गया। जैसे कि मान के चलो, यहां देखो, जैसे बेटा ये कोई चुंबक है, इधर इधर चुंबक, तो यहां पर बीच में क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र। अब जो चार्ज आया वो इस चुंबकीय क्षेत्र, अभी तो नहीं है चुंबकीय क्षेत्र में, धीरे धीरे गति करते करते ये पहुंच गया। देखो धीरे धीरे गति करते कहां पहुंच गया, चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र पहले से इधर कितना मौजूद है, वेक्टर भी कितनी तेज आ रहा है, v वेग से। कौन आ रहा है, ये आवेश आ रहा है। तो बेटा इस पर एक लॉरेंज बल लगता है। जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तुरंत लॉरेंज बल लगेगा, और लॉरेंज बल इसे घुमा देता है पकड़ के तुरंत। ध्यान रखना, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो लॉरेंज बल इसे क्या करता है, घुमाता है। तो यहां पर आता है भैया कि लॉरेंज बल F बराबर लॉरेंज बल को कैसे दर्शा रहे हैं बेटा हम, F से। इसको तो दूसरे कलर से लिखते हैं, लॉरेंज फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल इस पर लग जाएगा बेटा, लॉरेंज बल मतलब F है ना, बराबर कितना लगता है। तो ध्यान से सुनना, ये बात ऐसी नहीं कि बाद में आप हमको कहो सर समझ नहीं आया, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं बेटा। आप तो सीधा सीधा, चार्ज का नाम क्या है, Q, कितनी तेज दौड़ रहा है, v वेग से, और किस में जा रहा है, घुस रहा है किस में, जाके चुंबकीय क्षेत्र में घुस रहा है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही जाएगा बेटा, तो इस पर वहां पर एक बल लगता है, जो उसका नाम क्या रखा गया, कौन सा बल लगता है, लॉरेंज बल, जो इसे घुमा देता है। वो ठीक ऐसा ही कि एक बालक दौड़ते हुए आ रहा है और मैं उसका हाथ पकड़ लूं, उसका हाथ पकड़ूंगा तो वो पूरा सीधा घूम जाएगा। ऐसे आया समझ में, जैसे इधर साइड से घूमते जा रहा है, जैसे यहाँ पर एक बालक, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहां से एक बालक दौड़ते आ रहा है, तो मैं उसका हाथ पकड़ लूं तो वो ऐसा घूम जाएगा। ये हाथ पकड़ूंगा तो यहां से ये बालक जो दौड़ते हुए आ रहा है ऐसे, मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा तो वो पूरा ऐसा घूम जाएगा। आया समझ में। तो लॉरेंज बल यहां पर उस पर कितना लगता है,
ये याद रखने की जरूरत नहीं। कौन आया है, आवेश जा रहा था, कितने वेग से जा रहा था, v से, और कितनी तीव्रता में दौड़ रहा था, कितने चुंबकीय क्षेत्र में घुसा जाके, b में, तो उस पर लॉरेंज बल कितना लगेगा, q भी b। तो ये फॉर्मूला हो गया लॉरेंज बल का। आप कहोगे सर q क्या है, हम कहेंगे आवेश। आप कहोगे v क्या है, हम कहेंगे वेग। और यहाँ पर आपका b क्या है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बेटा। तो यहां से आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मिल जाएगा, मात्रक। बस लॉरेंज बल का फॉर्मूला याद कर लो कंठस्थ। आया समझ में? तो इसका फॉर्मूला याद कर लो तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। अब मैं लॉरेंज बल डायरेक्ट लिखता हूं, लिखूं क्या, चलिए। माना q आवेश v वेग से, q आवेश v वेग से, v चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी बनेगा बेटा। तो यहां पर लिखना उस पर लगने वाला लॉरेंज बल, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर कितना बेटा, क्यू भी बी। यहां से एक चीज और समझ लीजिएगा, तो B बराबर, तो आप कहोगे Q और V कहां चले जाएंगे, F के बटे में। तो F बटे में क्या आ जाएगा बेटा, Q इंटू V बनेगा। क्या आ जाएगा, Q इंटू V। चलिए अब बेटा इनको चेंज कर लो। इसका ये क्या है, बल है तो बल, दुनिया का कोई भी बल हो, बल का मात्रा, गुरुत्वाकर्षण बल हो, नाभिकीय बल हो, चुंबकीय बल हो, लॉरेंज बल हो, अभिकेंद्रीय बल हो, है तो बल। बल मतलब फोर्स, कोई भी फोर्स हो दुनिया का, उसका मात्रा क्या है बेटा, न्यूटन। तो ऊपर क्या चिपका दो, न्यूटन। देखो हम इसका मात्रक याद नहीं कर रहे, अपने आप आ रहा है न्यूटन। बस हमें तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला पता था बस। तो V और Q और V को कहां भेज दिया, F के बटे में। तो F के बटे में चलेगा, तो यहाँ केवल क्या बच गया, B। तो B का यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्या मिल जाएगा, मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। Q का मात्रक क्या है बेटा, कूलाम। और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक तो सबको पता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, होता कि नहीं। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो एक बार यहां पर ब्लैक से लिख देता हूं, विस्थापन बटे में क्या आ जाएगा बेटा, समय। चलो समय ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं। चलो अब बेटा यहां देख लो, B बराबर, ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिख दो जरा उसको, न्यूटन। हो गया ना। कूलाम को क्या लिख सकते हो, पहले अध्याय में हो, आप कहोगे एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो। कूलाम को क्या लिख सकते हो, एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं। वो गुणा में पहले से क्या लिखा है, आप कहोगे विस्थापन, वो बटे में क्या लिखा हुआ है बेटा, समय। लिखा कि नहीं। समय मतलब क्या, सेकेंड, और विस्थापन भी तो है, तो विस्थापन काय में होता है, मीटर में। तो विस्थापन की जगह क्या चिपकाया, मीटर, और समय की जगह क्या चिपकाया, सेकेंड। आया समझ में कि नहीं। चलो यानी वेग का मात्रक क्या होता है बेटा, तो हमने यहाँ देखो Q का लिखा कूलाम और वेग का क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर विस्थापन बटे समय लिख के फिर लिख दिया मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्या हो गए, कैंसिल। B बराबर क्या आ गया, न्यूटन, अपॉन में क्या आ गया बेटा, एम्पियर, और यहां क्या आ गया, मीटर। देखो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, नहीं तो वहां पर क्या पढ़ा था आपने, न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड पढ़ा था ना। पहले अध्याय का मात्रक क्या था, न्यूटन पर कूलाम। आप कहोगे ई का मात्रक पढ़ा था बेटा, न्यूटन पर कूलाम। क्या यही पढ़ा था, अच्छे से देखो आंखें खोल के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या था, न्यूटन पर कूलाम। और कूलाम नहीं लिखना तो क्या लिखते थे, एम्पियर
सेकंड करते थे कि नहीं, अच्छे से देखो, न्यूटन पर एम्पियर सेकंड, यहां सेकंड की जगह केवल क्या बदल गया, मीटर, तो काय का हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मात्रक बदल जाएगा। सेकंड काय में होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन बटे एम्पियर सेकंड, जबकि इसका क्या है, न्यूटन बटे एम्पियर, देखो न्यूटन बटे एम्पियर, सेकंड की जगह केवल क्या आ गया, मीटर, और बाकी सेम सेम मात्रक है, देख लो दोनों के सेम है, सिर्फ अंतर है कि यहाँ सेकंड तो यहाँ पर क्या आता है, मीटर। कहां से आया हमने आपको ये भी बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। तो यहाँ पर फाइनल मात्रक क्या आ गया, मात्रक इसका आ गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये आ गया बेटा मात्रक, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। अब बेटा इसके और भी मात्रक हैं, इसके और भी मात्रक है तो वो भी आपको बता दे रहे हैं, ये सब ऐसा ही मात्रक है ना। चलिए साफ करें इसको। अब इसके ये मात्रक के अलावा आगे इस मात्रक से विमीय सूत्र भी बनेगा, तो अपन बनाएंगे आगे। चलिए तो रट डालना कि न्यूटन पर एम्पियर सेकंड तो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अध्याय 1 का, और अध्याय नंबर 4 में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर, लेकिन सेकंड की जगह क्या कर दोगे, मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसका मात्रक क्या मिला बेटा अपन को, बोलो, इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एमएफ, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या होता है बेटा, आप कहोगे न्यूटन बटे एम्पियर, क्या आ जाएगा बेटा, मीटर इंटू में मीटर। ये नहीं लिखना तो एक और है, या शॉर्टकट मात्रक, हर बार पढ़ा है शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट मात्रक होता है बेटा टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ये मात्रक काय का है बेटा, बी का। बी मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी का मात्रक है ना। और आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक याद रखना हो तो क्या है बेटा, टेस्ला। ये सब ऐसा ही मात्रक है ना। ये वाला भी याद नहीं रखना तो एक और है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, एक और ये है। तो ये तीनों मात्रक कौन से हो जाएंगे बेटा, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, काय के, वेक्टर बी के, एसआई मात्रक वेक्टर बी के, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, है ना। अब बेटा यहां से एक और दो और हैं, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक यूनिट, इसकी सीजीएस यूनिट दो और हैं, इनके नाम है, एक का नाम है गॉस, क्या नाम है बेटा, गॉस, तो गॉस भी याद रखना है अपन को, और एक और है ऑस्ट्रेट, क्या है बेटा, ऑस्ट्रेट, तो ये ऑस्ट्रेट भी याद रखिएगा, एक है गॉस और एक है ऑस्ट्रेट, ये है या ये है ना, ये भी मात्रक है, वेक्टर बी के मात्रक, है ना, वेक्टर बी के मात्रक गॉस या फिर और ऑस्ट्रेट, जो याद रखना है सो रख लो, बनेगा। गॉस भी है और ऑस्ट्रेट भी है, अब आपको याद भी रहेगा गॉस और ऑस्ट्रेट के बारे में। और एक अगर आप कहो सर इनमें कोई रिलेशन नहीं होता, होता है बेटा, एक रिलेशन आप नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट बना के एक रिलेशन लिखना कि 1 टेस्ला इक्वल टू 1 टेस्ला, ये लिखा है ना टेस्ला, कौन सा, जब क्या होता न्यूटन पर एम्पियर मीटर याद नहीं आता तो जल्दी से अपन क्या लिख देते हैं, टेस्ला, है ना। और टेस्ला के अलावा 1 टेस्ला, क्योंकि यहाँ निकोलस टेस्ला ने भी इसके लिए खूब काम किया है, तो इसलिए ध्यान रखना, जो अपने यहाँ पर घर में करंट आती है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, उसके जन्मदाता हैं कौन, टेस्ला, निकोलस टेस्ला, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, आज होते तो दुनिया का नक्शा ही अलग होता। 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस, ये गॉस वही है जिनका थ्योरम आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना।
उन्हीं के नाम पर इसका यूनिट, क्योंकि चुंबकीय के क्षेत्र के लिए भी काम किया उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर गॉस मात्रक। इन्होंने भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए काम किया, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर टेस्ला भी रख दिया गया मात्रक। तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10 के ऊपर 4 की घात गॉस, यानी कि एक आपके लगभग 10 के ऊपर 4 की घात मतलब 3 शून्य, टोटल हो जाएंगे 5, 10,000 गॉस हो जाएगा बेटा। 1 टेस्ला बराबर कितने, तो 10,000 गॉस हो जाएगा। आपको याद रखना है ये मात्रक हमेशा के लिए, रहेगा ना याद। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतने सारे मात्रक बता दिए। आप कहो आप याद कौन सा रखना है, पहला और दूसरा, ये ज्यादा याद रखना है, ये याद रखना है। ये चुंबकीय क्षेत्र के हैं, लेकिन सीजीएस जो कभी पूछे नहीं जाते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम से आ जाता है। कभी कभी सही जोड़ियों में जे आ जाता है, जो मैच दी फॉलोइंग आता है ना, उसमें आता है कि भाई करेक्ट मैच करना होता है, तो वहां वेबर पर मीटर स्क्वायर काय का मात्रक है, तो याद रखना होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नाम से भी आ जाता है, इससे भी आ जाता है, इससे भी, इसलिए कंठस्थ याद हो जाने चाहिए। जब यहां तक याद हो तो आगे आप बढ़ना है ना। चलिए इसको साफ करते हैं बेटा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब लिखते हैं मात्रक के बाद इसकी डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं इसका। विमीय सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा बेटा। ध्यान रखना, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि विमीय सूत्र कितनी चीजों से बनता है बेटा, 4, और उनके नाम क्या क्या है, एम एल टी ए बनता है। यहां तो 4 से ही बनता, वैसे और भी चीजें आती, लेकिन 4 मुख्य रूप से याद रखना, ये खूब पूछी जाती, मूल राशियां यही हैं। अब बात आती है सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इसमें बनेगा, तो पहले चाहिए क्या होता है, खुद बताओ आप लोग क्या चाहिए होता है, मात्रक, बिल्कुल मात्रक चाहिए होता है, और फुल वाला है ना, टेस्ला नहीं चलेगा, नहीं तो आप फटाक से टेस्ला लिखो, टेस्ला नहीं, पूरा न्यूटन पर एम्पियर, तो क्या हो जाएगा बेटा, मीटर, तो सेकंड लिख देंगे तो काय का बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इधर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, पहले मात्रक। अब ये न्यूटन पूछने के लिए आएगा इनके पास, तो न्यूटन तो कोई वजन नहीं है, क्योंकि ये मास होता है, एम फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, वजन हो जिसमें, लंबाई लेंथ, टाइम मतलब समय, एम्पियर को एम्पियर, तो न्यूटन इन चारों में से कुछ नहीं है, क्योंकि न्यूटन को तौलने वाली चीजों में कभी नहीं कहते कि 2 न्यूटन शक्कर दे दो हमें, ऐसा कुछ नहीं बोलते, ना ये बोलते दमोह तक यहाँ से 16 न्यूटन दूर है, तो ऐसा कुछ नहीं बोलते। इसलिए यहाँ पर न्यूटन इनका मात्रक नहीं, तो न्यूटन को चेंज कर देंगे। न्यूटन की परिभाषा आपको पता है, न्यूटन बल का मात्रक है, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है कि नहीं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। विमीय सूत्र तो रट चुके होंगे, क्योंकि 3 चैप्टरों में हो चुके। एम्पियर को इन चारों में से क्या लिख देंगे, आप कहोगे ए लिख दो, मीटर एक लेंथ है तो इसके लिए क्या लिख दो, एल लिख दो। चलो द्रव्यमान इन चारों में से, आप इन दोनों पूछने के लिए आएंगे, तो द्रव्यमान इन चारों में से क्या है, एम, और त्वरण का आपको बेटा याद करके रखा है आपने, बताओ त्वरण क्या होता है, एल टी की पावर -2, शायद सबको याद आ गया होगा, और जिन बच्चों को लगा हो नहीं सर ये तो हमें नहीं आया समझ, तो एक बार क्लास के बच्चों से जरा पूछ लेना, उनको रट गया है। त्वरण बराबर बेटा होता है वेग बटे समय, जिनको याद नहीं है तो देखो कहां से लिखा है, वेग बटे समय, वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, तो एक समय पहले से है, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और एक समय पहले से है, समय का क्या हो जाएगा, वर्ग। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो एक लेंथ होती है कि यहाँ रखा पेन यहाँ चला गया, यानी इतनी दूरी क्या हो गया, विस्थापित, तो वो होता है एल। और समय के लिए क्या लिखते हैं, टी का वर्ग, टी का वर्ग ऊपर जाएगा, सो एल टी की पावर में क्या आएगा, -2, तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या है, एल टी की पावर -2, तो जो याद करके रख लिया, क्योंकि हर फॉर्मूलों में लग जाता है। आप देखते हैं त्वरण यहाँ फिर आ गया बीच में, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, एल, तो कितना आ जाएगा, देखो एम, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल, ए ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा टी की पावर में -2, और ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर में 1 है नीचे, ऊपर जाके क्या होगा, -1, इसे
मैट्रिक्स में बंद कर देंगे ऐसे, ये विमीय सूत्र हो जाएगा, है ना। विमीय सूत्र काय का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन रटना मत, निकालना सीख लेना, हमेशा काम में आएगा। निकालना सीख लोगे तो हमेशा काम में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं बेटा आगे। इसके बाद अपन को पढ़ना है एक लॉ, जैसे कि आपने कूलाम लॉ पढ़ा था पहले चैप्टर में, तो बेटा ऐसा ही यहाँ पर है वायु सावर्ट लॉ, वायु सावर्ट का नियम, है ना। चलिएगा उसको पढ़ना है और आज उसको इतने अच्छे से कर लेना इस लेक्चर के बाद, क्योंकि सारे व्यंजक उसी से चलेंगे। अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 5 पूरा का पूरा वायु सावर्ट आपको बहुत मिलेगा। अध्याय 5 में एक बार कूलाम जी फिर से आ जाएंगे, लेकिन अभी वायु सावर्ट चलेगा तो आपको बार बार, क्योंकि हर बार लिखेंगे वायु सावर्ट के नियम से, वायु सावर्ट नियम, ये खूब चलेगा, रट डालना, अभी के अभी सिखा दे रहे हैं आपको। पहले आएगा वायु सावर्ट। सर ये दो लोग थे, दोनों के साइंटिस्ट थे, उनने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए वो जो नियम निकला तो उनको दोनों के नाम पर क्या बोला, वायु सावर्ट नियम। पहली आपकी कंफ्यूजन। दूसरी कंफ्यूजन की सर ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं तो उनके नाम पर तो नियम दे दिया, लेकिन ये नियम काय से संबंधित था, ये नियम था बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर से संबंधित। जैसे एक वायर लेकर आए और वायर में हमने क्या फ्लो कर दी, करंट, तो वो अपने चारों ओर क्या बना लेगा, आप कहोगे वो तो सर करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, यानी धारावाही चालक। पहले चालक था, पहले कंडक्टर था, लेकिन जैसे हमने उसमें धारा और बहा दी तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक। और धारावाही चालक तो केवल 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 चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएगा, कितनी जनरेट करेगा, जैसे कि एक उनसे क्वेश्चन पूछा गया, उनसे कहा गया ये वायर है, वायर के पास में बेटा एक बिंदु P रख दिया गया। वायु सावर्ट से बाकी के साइंटिस्टों ने पूछा ये क्या है, कहने लगे कंडक्टर। कह रहे लो हमने इसमें करंट बहा दी, अब बताओ कौन सा कंडक्टर। वो कहने लगे करंट कैरिंग कंडक्टर है भैया, धारावाही चालक है ये, इसमें धारा बहने लगी इसलिए ये धारावाही चालक है। कह रहे ये चारों ओर अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा। वायु सावर्ट ने कहा, वायु सावर्ट ने क्या कहा कि जब इस चालक में क्या बहेगी, इस वायर में धारा बहाओगे आप, तो ये धारावाही चालक बनेगा और अपने चारों ओर क्या बना लेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वो कह रहे हैं ये बिंदु हमने लाके यहां से उठा के यहां रख दिया, अब बताओ इस पर कितनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वो कहने लगे मैं पूरे वायर के कारण नहीं बता पाऊंगा। क्या कहने लगे, मैं पूरे वायर के कारण नहीं बता पाऊंगा कि इस पर कितनी तीव्रता है, लेकिन मैं इसके एक टुकड़े, इतने टुकड़े के कारण जरूर बता दूंगा कि इस पर तीव्रता कितनी है। इस टुकड़े का नाम रखा गया अल्पांश। क्या नाम रखा गया बेटा, अल्पांश। कहते हैं ये इसका एक अल्पांश लीजिए, उस अल्पांश के कारण मैं पक्का बता दूंगा। अल्पांश को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट, एक टुकड़ा, एन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक का एक अल्पांश। अल्पांश मतलब एक टुकड़ा। कह रहे इतने टुकड़े के कारण हम बता देंगे तीव्रता कितनी। वो कहने लगे हमें तो पूरे के कारण चाहिए। कह रहे हैं एक काम करो, इतने टुकड़े के कारण निकाल दो, फिर एक और टुकड़ा इतना लेना, फिर बचा हुआ एक और लेना, ऊपर का लेना, तो सभी टुकड़ों के कारण जो तीव्रता निकलेगी उन सारी तीव्रताओं को क्या करना, जोड़ देना, तो इस बिंदु पर कुल तीव्रता आ जाएगी। बिल्कुल बेटा, तो ऐसे करा। तो हमेशा याद रखना धारावाही चालक के कारण जब तीव्रता निकालनी होती है तो उसका पहले क्या लेते हैं, एक अल्पांश, क्योंकि वायु सावर्ट ने जो नियम दिया है वो पूरे धारावाही चालक के कारण तीव्रता निकालने का नहीं दिया। काय का नहीं दिया, पूरे धारावाही चालक के कारण तीव्रता निकालने का नहीं दिया है। कौन सी तीव्रता, काय के कारण, केवल एक छोटे टुकड़े के कारण इस बिंदु पर उसके समीप या उसके पास स्थित, उसके नियर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने का नियम दिया है। लेकिन एक शर्त है उनकी कि मैं केवल एक टुकड़े के कारण तीव्रता दे पाऊंगा, पूरे तार के कारण नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए या तो आप समाकलन का प्रयोग करना या समेशन का प्रयोग करना, जो अपन शुरू से पहले अध्याय से ही करते आ रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर आपको पूरे के कारण नहीं मिल पाएगी तीव्रता, पूरे के कारण नहीं मिल पाएगी। काय के कारण, केवल अल्पांश के कारण। तो अल्पांश के कारण यानी किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण एन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पर क्या निकालेंगे,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए बायो सावर्ट ने मिलकर सन 1820 में एक लॉ डिराइव किया, एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम बायो सावर्ट नियम के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें जब बायो लिखोगे तो बायो ऐसा लिखते हैं, आप कहोगे ये तो बायोट हो गया बेटा, इसका टी साइलेंट है, तो ये हो गया बायो और ये हो गया शावार्ट। क्या हो गया? शावार्ट, बायो शावार्ट लॉ, बायो शावार्ट का नियम। तो बायो शावार्ट का नियम क्या था वो आपको समझा रहे हैं, बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है। लिखेंगे माना x बाई एक धारावाही चालक है। क्या लिखोगे? माना x बाई, इसका नाम x और इसका नाम y। माना x बाई एक धारावाही चालक है। माना x बाई क्या है बेटा? धारावाही चालक है। लेट xy इज इक्वल टू, या xy इज करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक है जिसमें I एम्पियर की धारा या करंट फ्लो हो रहा है, तथा इसका एक अल्पांश, अल्पांश मतलब इसका एक एलिमेंट क्या है बेटा? AB है। इसके एलिमेंट का नाम क्या दे दोगे? AB। इसका एक एलिमेंट AB है। इसके पास में कोई बिंदु P स्थित है जो इस A पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है? कहते हैं R डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है बेटा? R डिस्टेंस पर। कोई पॉइंट क्या है? P है, ये पॉइंट P है। कितनी डिस्टेंस पर है? यहां से R डिस्टेंस पर। और ये अल्पांश दिख रहा है ना जो AB, देखो अच्छे से बनाते हैं रेड कलर से, खूब दिखेगा अल्पांश अच्छे से। अभी तो दिखा होगा अल्पांश, ये अल्पांश है AB। और अल्पांश के और इस बिंदु P की दूरी के बीच ये कोण जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा। तो क्या लिखोगे? माना x बाई एक धारा बह रही, इसलिए धारावाही चालक है जिसका एक अल्पांश AB है। इसके समीप कोई बिंदु R, इसके समीप A बिंदु से या इसके समीप अल्पांश से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P, जिस पर क्या निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। काय के कारण? पूरे के कारण। तो बायो सावर्ट नियम काय के कारण देता है? केवल अल्पांश के कारण। तो जिस पर अल्पांश AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका नाम B नहीं देंगे बेटा। आप पूछोगे क्यों नहीं देंगे B? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो B कहलाती थी सर, फिर B क्यों नहीं दोगे नाम? क्योंकि बेटा ये पूरे के कारण नहीं है, केवल टुकड़े के कारण, छोटे से एलिमेंट के कारण है। इसलिए इसमें जब छोटा सा लेते हो तो E ना लेके क्या लेते हो? DB, B ना लेके ले वो DB। तो ये अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप कहोगे DB का हिंदी में नाम क्या है सर? DB का हिंदी में नाम सुनिएगा, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप कहोगे इतना बड़ा नाम? बिल्कुल इतना बड़ा नाम है, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बायो सावर्ट जी 4 पॉइंट में अपने नियम को देते हैं। पहला पॉइंट कहते हैं पहले तो इनका माना लिख देना। माना x बाई एक धारावाही चालक है जिसका AB एक अल्पांश है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना अल्पांश और दूरी के बीच, बिंदु P की दूरी के बीच बनने वाला कोण कितना है? थीटा है। तो वो कहते हैं इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखोगे? इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV बराबर, कहते हैं dV इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्या लिखोगे? पहला पॉइंट लिखोगे अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें बहने वाली धारा के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। फिर दूसरा पॉइंट फिर लिखोगे अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये बार बार लिखने से अच्छा एक बार ऊपर लिख देना और डैश लगा देना। अल्पांश में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। और अच्छे से सुनना, और इस अल्पांश की लंबाई, आप कहो ये अल्पांश कितना लंबा है सर? इस अल्पांश की लंबाई बेटा dl है। पूरे की लंबाई l है तो छोटे टुकड़े की क्या होगी? dl होगी। आया समझ में? और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv है वह इसकी लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती है। जितनी लंबाई बढ़ेगी उतनी तीव्रता बढ़ती जाएगी। तीसरा पॉइंट देते हैं, वो कहते हैं कि अल्पांश और बिंदु P, ये अल्पांश और बिंदु P की दूरी के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती है, यानी साइन के अनुक्रमानुपाती है। साइन क्या हो जाएगा? थीटा। तो क्या लिखोगे? ये थीटा क्या है?
अल्पांश की लंबाई और बिंदु P की दूरी के बीच बनने वाला कोण। तो अल्पांश की लंबाई और बिंदु P के बीच, देखो बिंदु P की दूरी, अल्पांश की लंबाई और बिंदु P की दूरी के बीच बनने वाले कोण की जया, साइन को क्या बोलते हैं, की जया के अनुक्रमानुपाती है। कौन? अल्पांश के कारण तीव्रता। और लास्ट पॉइंट देते हैं वो फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह अल्पांश तक की दूरी, अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण 1, 2, 3, 4 से कह रहे डीवी डीवी 4 बार लिखने से अच्छा एक बार लिख लो भैया। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से बनेगा डीवी बराबर क्या, डीवी अनुक्रमानुपाती क्या आ जाएगा, आई कहाँ लिखा है ऊपर, डीएल कहाँ लिखा है ऊपर, साइन थीटा कहाँ लिखा ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो इसको इतनी जल्दी कहना सीखना, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या? आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या बेटा? आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कहना सीख जाना। जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे सो आएगा एक नियतांक डीवी बराबर ए, और यहां पर ज्यों कहते हो क्या बेटा, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा ए क्या है, एक नियतांक है, यहां लिखेंगे ए एक नियतांक है। क्या लिखोगे? ए एक नियतांक है जिसका मान ए बराबर होता है 10 के ऊपर ऋण 7 की घात। आप कहोगे इतना, जैसा वहां होता था 9 के ऊपर 9 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात, इसका मान कितना होता है 10 के ऊपर ऋण 7 की घात। लेकिन ये नहीं लिखना आपको, आपको लिखना है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। जैसे वहां क्या लिखते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखते थे कि नहीं, यहां पर क्या लिखोगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई बनेगा। इसका मान कितना होता है 10 के ऊपर ऋण 7 की घात। याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं इसका, तो इसका मान होता है। चलिए ए का मान रख दीजिएगा और फाइनल आंसर बोल दीजिएगा। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर ए का मान कितना बेटा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई। 4 तो 4 है, पाई तो पाई है, म्यू 0 क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता। वायु या निर्वात की क्या बेटा, चुंबकनशीलता। वहां पर क्या था, वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वो इलेक्ट्रोपरमिटिविटी थी, ये मैग्नेटिक परमिटिविटी है बनेगा। वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी थी यानी कि विद्युतशीलता थी, ये क्या है चुंबकनशीलता है बनेगा। यहां पर आएगा मैग्नेटिक परमिटिविटी है म्यू 0। क्या बोलोगे इसे, म्यू आधा मा या बड़ू की म्यू 0 इसे पढ़ोगे तो ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये का मान आ गया। फिर क्या लिखा है बेटा, आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। इसको मात्रा क्या होता है बेटा, डीवी का न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आप पूरा लिखिएगा, जिनको ये नहीं लिखना वो शॉर्टकट में क्या लिख देना, टेस्ला बनेगा बेटा। तो यहां पर आप पूरा मात्रक लिखिएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर पूरा लिखना है ऐसे बनेगा। तो वायु सावर्ट लॉ है, तो क्या लिखोगे, सन 1820 में बायो और सावर्ट साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने मिलकर एक धारावाही चालक के एक अल्पांश के कारण, एक धारावाही चालक के एक अल्पांश के कारण एन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर है ना के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे वायु सावर्ट का नियम कहते हैं। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस अल्पांश में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या है, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई और बिंदु P तक की दूरी के बीच बनने वाले कोण की जया के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर इसको बोलोगे क्या, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर से सुनना,
अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर ये क्या है, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्या है, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, अल्पांश में बहने वाली धारा। ये क्या है, अल्पांश की लंबाई। ये क्या है, अल्पांश की लंबाई और बिंदु P की दूरी। देखो बेटा, ये अल्पांश की लंबाई ऐसे और बिंदु P की दूरी ये है। ये बिंदु P तो दिख ही रहा होगा। अल्पांश की लंबाई और बिंदु P की दूरी के बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा। तो अल्पांश की लंबाई और बिंदु P की दूरी के बीच बनने वाले कोण की जया यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। और r क्या है, अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के बनेगा। तो फिर से बोलो, यहाँ अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, वायु सावर्ट के अनुसार, है ना। फिर क्या लिखोगे, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई और बिंदु P की दूरी के बीच बनने वाले कोण की जया के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर लिखोगे, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती। समीकरण 1, 2, 3, 4 से देखो बेटा, सबको मिला दिया, आई dl साइन थीटा और बटे में r स्क्वायर। जैसे ही अनुक्रमानुपाती का हटा के क्या लगाया, बराबर, तो क्या आ गया, एक नेतांक। तो लिखेंगे यहाँ a एक नेतांक है जिसका मान म्यू 0/4 या 10 के ऊपर ऋण 7 की घात होता है। जहां म्यू 0 वायु या निर्वात की क्या है बेटा, विद्युतशीलता नहीं चुंबकनशीलता है, बनेगा। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की जगह मैग्नेटिक परमिटिविटी है, बनेगा। और यहाँ पर आएगा dB बराबर म्यू 0/4 इसके बाद काय का कोई चिन्ह ना हो, मतलब गुणा आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। मात्रक लिख देंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये अल्पांश के कारण आई है, इसलिए आगे क्या लगा है, d लगा है। अल्पांश मतलब आपका एलिमेंट, बनेगा एक टुकड़ा। अब बात आती है, कभी भी अब लिखेंगे वायु सावर्ट के नियम से। अब डायरेक्ट क्या लिखा करेंगे, हर बार वायु सावर्ट के नियम से अल्पांश के कारण तीव्रता, तो फटाफट लिख देना ऐसे। क्या लिखोगे, म्यू 0/4 आई dl साइन थीटा अपॉन में कितना बेटा, r स्क्वायर। और टेस्ला, टेस्ला नहीं लिखना तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। बेटा इसको ऐसा रट डालो, बिल्कुल ऐसा रट्टा मारो कि बिल्कुल रात में भी याद आना चाहिए। म्यू 0/4 आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर दूरी r है तो r स्क्वायर, y है तो y स्क्वायर, t है तो t स्क्वायर, p है तो p स्क्वायर, जो भी आता। इधर से म्यू 0/4 धारा I बहाओगे, अल्पांश की लंबाई हमेशा dl लेना, और यहाँ थीटा तो थीटा। अगर 90 अंश हो जाएगा तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 बनेगा। क्या लिखोगे, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर वायु सावर्ट के नियम से म्यू 0/4 आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इतना बेटा याद रखना। ये वायु सावर्ट के नियम तक का आपको हम पीडीएफ अभी सेंड कर रहे हैं। कल से बेटा आपके इसके डेरिवेशन चालू हो जाएंगे। ये फर्स्ट डेरिवेशन था वायु सावर्ट का नियम। चलिए खुश रहिए, पढ़िए खूब। थैंक यू।